हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में बेटा, रस समीकरण मिति के बारे में। और उसमें हमने देखा था कि कैसे अगर हम स्टैंडर्ड लिखना सीख जाएं तो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। आज उसी रस समीकरण मिति के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उससे संबंधित कुछ और टॉपिक देखेंगे जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें भी आज हम अभी पढ़ने वाले हैं कि इसको बेटा शुद्धता, प्रतिशतता, परसेंट प्यूरिटीज। और इससे भी क्वेश्चंस लगातार पूछता है। वो क्या पूछ रहा है, लगातार क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो आप इजीली हमारी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम किसको बेटा, शुद्धता प्रतिशतता को, कि क्या होती है शुद्धता प्रतिशतता और किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या होती है शुद्धता प्रतिशतता और किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए तो एक प्रश्न के माध्यम से हम सीखते हैं कि इसमें क्या चीजें हो सकती होगी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन देखिए कि 200 ग्राम है कौन, CaCO3। कितना ग्राम है बेटा, 200 ग्राम है कौन, CaCO3। और वो बोल रहा है 90% शुद्धता के नमूने को विघटित किया जाता है। तो CaO के अवक्षेप के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अगर देखो ये नहीं लिखा होता, क्या नहीं लिखा होता, 90% शुद्धता, तो अब तक जो हमने किया उस तरह से हम कर देते सीधे, है ना। क्या बोलता अगर क्वेश्चन कि 200 ग्राम CaCO3 के नमूने को विघटित किया गया है तो CaO की द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। क्या करते हम उसके लिए, हम उसके लिए कर लेते कि CaCO3 लिखता मैं पहले और इसकी रिएक्शंस विघटित वाली लिखता। तो ये बना रहा है किसको बेटा, CaO प्लस CO2 को बना रहा है। फिर हम डायरेक्टली लिख देते कि CaCO3 जो है वो कितना है, 200 ग्राम है। और अगर CaO का अवक्षेप निकालना है तो ये भी क्या द्रव्यमान में निकालना है, तो ग्राम। तो ये चीजें आप आसानी से क्या कर सकते थे, गणना कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से लिख सकते थे हम। अब देखो दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि अब वो बोल रहा है कि ये 200 ग्राम तो है, लेकिन ये 200 ग्राम जो है वो कितना प्रतिशत शुद्ध है, ये सिर्फ 90% ही शुद्ध है। कितना परसेंट प्योर है बेटा, सिर्फ 90% प्योर है। अब इसका मतलब क्या, अगर ऐसी चीजें आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखें हमने बोला कि जो कंपाउंड है वो मान लेते हैं हमारे पास में एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में क्या चीजें प्रेजेंट है, तो हमने बोला कि CaCO3 है, क्या है, CaCO3 है। और यह जो है वो क्या हो रहा है, गर्म करने पर क्या हो रहा होगा बेटा, विघटित। और विघटित होके किसका निर्माण करेगा, CaO और CO2। अगर आपसे पूछे विघटित होके किसका निर्माण कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे भाई, CaO और CO2 बन रहा है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है इसमें, आसानी से आप बता सकते हैं कि हाँ यही चीजें जो है वो क्या हो रही होगी, फॉर्म हो रही होगी। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये CaCO3 विघटित हो रहा है, अगर ये CaCO3 जो है वो क्या हो रहा है बेटा, विघटित हो रहा है, तो ही बनेगा CaO और CO2। तो ही तो CaO और क्या बन रहा होगा, CO2 बन रहा होगा कि नहीं। अब उसका कहना है कि ये जो CaCO3 है इसी से क्या चीजें बन रही है, CO बन रहा है और CO2 बन रहा है। क्या किसी दूसरी चीज से, क्या किसी दूसरे कंपाउंड से क्या इस CaO का निर्माण हो सकता है, क्या कोई दूसरी चीज से इस CaO का निर्माण हो सकता है भाई। मान लो CaCO3 है और इसके साथ में कुछ क्या है, अशुद्धि है। CaCO3 है और इसके साथ में क्या है बेटा, कुछ अशुद्धि है। ठीक है, अगर ये अशुद्धि है तो क्या ये अशुद्धि भी इस CaO और इस CO2 का निर्माण कर पाएगी, प्रोडक्ट का निर्माण कर पाएगी, क्या उत्पाद का निर्माण कर पाएगी क्या। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये CaCO3 है, वो तो समझ में आ रहा है कि ये CaCO3 जो है इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कंपाउंड जो है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें क्या था, 100% शुद्धता थी, अब 100% शुद्धता नहीं है। मतलब ये जो 200 ग्राम दिया हुआ है
CaCO3 जो है वो कितना दिया है बेटा, 200 ग्राम है। क्या ये पूरा 200 ग्राम सिर्फ CaCO3 ही है? क्या ये पूरा 200 ग्राम जो है, क्या यह शुद्ध CaCO3 है बेटा? नहीं, क्योंकि उसने लिख ही दिया है कितना प्रतिशत शुद्ध है, सिर्फ 90% शुद्ध है, मतलब 10% अशुद्धि आ गई। तो इस 200 ग्राम में से कुछ मात्रा में क्या उपस्थित है, अशुद्धि है। अगर अशुद्धि उपस्थित है तो क्या अशुद्धि इस CaO का निर्माण करेगी? नहीं करेगी, इस CaO का निर्माण नहीं करेगी। और हमें तो क्या निकालना है कि इस 90% 200 ग्राम CaCO3 को विघटित करने पर कितना CaO मिलेगा। इसका मतलब हमें इस अशुद्धि को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना ग्राम में अशुद्धि है। तो कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ CaCO3 ही किसका निर्माण करेगा बेटा, CaO का निर्माण करेगा। इसका मतलब एक स्टेप हमारे पास और बढ़ गई। क्या बढ़ गई कि यह जो गिवन है आपके पास में 200 ग्राम, इससे तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अगर मैंने इससे सॉल्व कर दिया 200 ग्राम लेकर, तो फिर हमारा आंसर तो गलत आ गया, क्योंकि उसमें 10% अशुद्धि है। और ये जो 10% अशुद्धि है, ये इस CaO का निर्माण तो नहीं करेगी। और ये इस CaO का निर्माण नहीं करेगी, मतलब इस 10% अशुद्धि को आप बाहर निकाल दो, प्योर शुद्ध सिर्फ CaCO3 का द्रव्यमान निकाल लो। क्या निकाल लो आप, सिर्फ शुद्ध CaCO3 का द्रव्यमान निकाल लो। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो 200 ग्राम है ये शुद्ध नहीं है, ये सिर्फ कितना है बेटा, ये सिर्फ 90% ही क्या है, शुद्ध है। क्वेश्चन में ही बोल दिया है उसने। किसमें बोल दिया बेटा, क्वेश्चन में ही बोल दिया उसने। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी स्टेप ये बढ़ गई अब यहाँ पे कि इस 200 ग्राम में से CaCO3 की मात्रा कितनी है। इस 200 ग्राम में क्या है बेटा, CaCO3 की मात्रा कितनी है। तो 200 ग्राम सिर्फ 90% शुद्ध है ना। 200 ग्राम में सिर्फ 90% ही क्या है बेटा, शुद्ध है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे शुद्ध CaCO3 का द्रव्यमान निकाल लो। अगर एक बार हमें यह पता चल जाए कि CaCO3 कितना उपस्थित है, तो उसके बाद तो हम क्रॉस करके सीधे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत शुद्ध है, तो उसने बोला है 90%। तो 200 ग्राम का कितना प्रतिशत निकालूंगा बेटा, मैं 90% निकालूंगा। और प्रतिशत अगर मैं हटा दूं, प्रतिशत अगर मैं क्या कर दूं, हटा दूं, तो डिवाइड कर दूंगा इसको कितने से, 100 से। तो 100 से डिवाइड करने पर क्या आ गया, 2 नम 18, मतलब 180 ग्राम। 180 ग्राम कौन आ गया बेटा, शुद्ध CaCO3 का द्रव्यमान आ चुका है। तो अब हमें पता चल रहा है कि 200 ग्राम CaCO3 नहीं है, 200 ग्राम CaCO3 नहीं है। CaCO3 सिर्फ कितना लेना है हमें, 180 ग्राम लेना है, क्योंकि अशुद्धि जो है वो कितनी है, 20 ग्राम है। और 20 ग्राम अशुद्धि CaO का तो निर्माण नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। तो अगर अशुद्धि या शुद्धता प्रतिशतता दी है, तो हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, हम कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीजें या कुछ चीजें मैं बता दूं आपको कि एक तो ये शुद्धता प्रतिशतता निकालना में, तो ये तो बहुत ही आसान है, जितना प्रतिशत है उतना लिखे और डिवाइड कर दे कितना, 100, मतलब उसका उतना ही प्रतिशत निकालना है। मान लो आपको बोलता 200 ग्राम का 10%, तो 200 ग्राम का कितना निकाल लेता, 10%। अगर आपको बोलते 100 ग्राम का 50%, तो 100 ग्राम का कितना निकाल लेता भाई, 50% निकाल लेते। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल गया कि शुद्ध CaCO3 कितना है, और सिर्फ अभिकर्मक ही उत्पाद का निर्माण करेगा, अशुद्धि नहीं करेगी, अशुद्धि नहीं करेगी। तो हमें सिर्फ शुद्ध अभिकर्मक चाहिए, कितना ग्राम, कितनी क्वांटिटी, कितने मोल, कितने प्रतिशत वो उपस्थित है। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप चाहे तो फॉर्मूले लिख सकते हो कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं, शुद्धता प्रतिशतता अगर आपको निकालना है तो क्या देखेंगे हम कि शुद्ध अभिकर्मक का द्रव्यमान देख लो आप, क्या होगा, शुद्ध
अभिकर्मक का द्रव्यमान, शुद्ध अभिकर्मक का क्या निकाल लो बेटा आप, द्रव्यमान। और फिर क्या होगा, अशुद्ध भी तो होगा, है ना। और क्या होगा बेटा, अशुद्ध भी तो होगा। तो जो भी आपको सैंपल दिया है वो हमेशा अशुद्ध ही मिलेगा, ठीक है। तो जो भी नमूने हैं उस नमूने का क्या निकाल लो बेटा, द्रव्यमान, जो भी आपको दिया है। सैंपल का वेट, नमूने का क्या हो, द्रव्यमान देख लो। गुणा कर दो कितने से, 100 से, क्योंकि प्रतिशतता की बात हो रही है। तो ये चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो और इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देने वाली चीजें यहाँ पर ये है, जैसे कौन सी ध्यान देने वाली चीजें हैं बेटा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे द्रव्यमान दिया था आपको कितना, क्वेश्चन में 200 ग्राम दिया था। ये जो दिया है आपको कितना दिया है बेटा, 200 ग्राम दिया है। तो ये ध्यान रखे कभी भी कि जो भी द्रव्यमान दिया हो या जो भी द्रव्यमान आपसे पूछा हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, अभिकर्मक का द्रव्यमान जो भी आपको दिया हो, किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं, अभिकर्मक या जिसका भी द्रव्यमान हो, तो अभिकर्मक का द्रव्यमान, ठीक है, कौन सा, या तो आपसे वो क्या करेगा, पूछेगा। तो या तो वो पूछा हो या क्या हो बेटा, दिया हो, पूछा हो या फिर क्या हो, दिया हो, दोनों ही राइट, है ना। या तो क्या हो बेटा, पूछा हो या क्या हो, दिया हो, दोनों ही चीजें हो सकती, ठीक है। ये हमेशा किसका होगा, पूछा हो या दिया हो, ये हमेशा किसका होगा बेटा, हमेशा अशुद्ध, हमेशा किसका होगा, ये अशुद्ध नमूने का ही होगा। अशुद्ध नमूना मतलब सैंपल, अशुद्ध सैंपल का ही क्या होगा, ये द्रव्यमान होगा। तो अगर कुछ दिया है तो वो किसका ध्यान रखेंगे हम, हमेशा अशुद्ध का, क्योंकि शुद्ध तो हम निकाल सकते हैं, है ना। शुद्ध तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि शुद्ध अभिकर्मक का द्रव्यमान आपको हमेशा कैलकुलेट करना है ना। इसी को दूसरी भाषा में लिख दूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि शुद्ध अभिकर्मक का द्रव्यमान आपको कभी नहीं देगा वो, है ना। तो शुद्ध अभिकर्मक का द्रव्यमान हमेशा क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, गणना करनी है, हमेशा ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, वो कभी भी नहीं दिया होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट हम इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर कुछ दिया होता तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते थे ना, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करूं मैं, है ना। क्या पता चल गया हमें, हमें ये पता चल गया कि हमारा जो CaCO3 है, अभिकर्मक जो है, उसका वेट कितना आ गया, 180 ग्राम आ गया। अब 180 आ गया तो बाकी तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। उसको अगर हम आसानी से क्या करें, सॉल्व करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए। तब हमारी इक्वेशन है, अब हमारे पास में क्या आ गई बेटा, इक्वेशन आ गई। तो अब हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में समीकरण बन गई कि CaCO3 है और यह CaCO3 डिकम्पोज, विघटित होकर किसका निर्माण कर लेगा बेटा, ये निर्माण करेगा किसका, CaO प्लस, किसका निर्माण कर लेगा, ये CO2 का निर्माण करेगा, ठीक है। बस फर्क ये था कि पहले वहां पे कितना दिया था बेटा, 200 ग्राम, लेकिन हमें पता है कि 90% शुद्ध है, 90% शुद्ध है। तो ये जो 200 ग्राम है ये लेकर हमें नहीं चलना है, ये जो 200 ग्राम है ये लेकर हमें नहीं चलना है, ठीक है। क्यों नहीं लेके चलना है बेटा, क्योंकि ये जो है ये कैसा है, ये तो अशुद्ध है, और अशुद्धि जो है वो उत्पाद का निर्माण नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने इसका शुद्ध निकाल लिया था, कितना आया था, 180 ग्राम जो है वो क्या हो गया, शुद्ध।
मतलब जो भी कैलकुलेट करूंगा मैं, जो भी गणना करूंगा हमेशा इससे करूंगा। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, CaO, तो इसका भी क्या लिख लिया हमने, ग्राम द्रव्यमान। इसका अगर ग्राम है तो इसका स्टैंडर्ड भी क्या लिखूंगा बेटा, ग्राम। और CaCO3 का कितना आता है, आणविक भार, आणविक द्रव्यमान कितना आता है बेटा 100, तो ये कितना लिख दिया 100 ग्राम। इसका हमने आणविक द्रव्यमान निकाला था 40 और 16 कितना हो गया बेटा, ये 56 ग्राम। ये आ गया आपका कितना, 56 ग्राम आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, कि CaO का द्रव्यमान निकालना है। तो अगर मुझे CaO का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करूंगा, गुणा ही करना है हमें। तो CaO का क्या निकालेंगे हम, द्रव्यमान निकालेंगे। बोलो भाई क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा। तो ये हो गया 180 गुणित कितना हो गया बेटा 56 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100। तो ये 0 से 0 जो है वो क्या हो गया, कैंसल। अगर आप इसको भी कैंसल करो तो इसको कैंसल कर दें तो ये आ गया कितना 5 और ये आ गया कितना 9। तो ये आ गया 9 इंटू कितना बेटा 56 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, और इसका गुणा कर दो तो 6 नमक की 54 और 6 नंबर की 54 और 6, तो ये आ गया आपके पास में 505 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो 1005 ये जो है वो फाइनली क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। 100 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 8, 100 पॉइंट कितना आ रहा है 8, मतलब ये फर्स्ट जो है वो क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, सिंपली आपको सारी चीज़ें जो है वो क्या होगी बेटा, गिवन होगी। सारी चीज़ें जो है वो आपको क्या होगी, गिवन होगी, और उसी की हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, उसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं बेटा, आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर शुद्धता का प्रतिशत दिया है तो फिर आपको सारी चीज़ें उसी के द्वारा गणना करनी है। फिर आपको सारी चीजें उसी के द्वारा गणना करनी है। हमारी एक स्टेप बढ़ गई कि एग्जैक्टली अमाउंट, मात्रा, क्वांटिटी, द्रव्यमान, शुद्ध अभिकर्मक का कितना है। बाकी तो सारी चीजें आसान। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है तो आप और भी तो क्वेश्चंस कर ही सकते हैं फिर तो। चलिए निकालिए, है ना, आप पॉज करके क्वेश्चंस पढ़े बेटा, और क्वेश्चंस करने के बाद में उसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें किस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने। 10 ग्राम है और 90% शुद्ध है कौन, चूना पत्थर। सॉल्व कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। क्या बोल रहा है वो, 90% जो है वो क्या है, शुद्ध है। तो अगर 90% शुद्ध है तो फिर हमें क्या करना है, शुद्धता का प्रतिशत निकालना है कि एग्जैक्टली हमारे पास में क्वांटिटी, मात्रा कितनी प्रेजेंट है। कौन है भाई, ये चूने का पत्थर है, मतलब वही CaCO3। और एनटीपी पर प्राप्त CO2 का क्या निकालना है, अब आपको आयतन निकालना है। CO2 का क्या निकालना है बेटा, आयतन निकालना है। चलिए, अगर मैं इसकी समीकरण लिखूंगा तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, CaCO3, है ना, वही लाइम वाटर। और ये बना रहा क्या है, CaO प्लस, क्या बना दिया इसने बेटा, CO2 बना दिया। अब की बार आपसे पूछा है CO2 का आयतन, पूछा है गैस का। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि CaCO3 जो है वो कितना है, 10 ग्राम है। CaCO3 जो है वो कितना है, 10 ग्राम है। तो जब भी अभिकर्मक का क्वांटिटी, मात्रा दी है तो वो हमेशा किसकी गिवन होगी बेटा, वो हमेशा आपको किसकी गिवन होगी, अशुद्ध की। तो हमें क्या देखना है कि ये शुद्ध कितना है, तो अशुद्ध ही है ये, और अशुद्ध है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें से, हमें इसमें से निकालना पड़ेगा कि आखिर में शुद्ध CaCO3 कितना उपस्थित है। तो शुद्ध CaCO3 की द्रव्यमान निकालना हो तो क्या करूं मैं, कितने प्रतिशत है बेटा, ये 90% है। 10 ग्राम का 90% निकाल लो, तो 10 गुणित कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 100। तो ये आ गया आपके पास में कितना, 9 ग्राम। कितना आ गया बेटा, 9 ग्राम आ गया। मतलब CaCO3 जो है वो मुझे 10 ग्राम लेके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, मुझे सॉल्व करना है किसके हिसाब से, 9 ग्राम के हिसाब से।
ऊपर ये ग्राम है तो स्टैंडर्ड भी क्या लिखूंगा, इसका ग्राम में ही लिखूंगा। लेकिन CaCO3 का क्या दिया है बेटा, लीटर, मतलब आयतन है। आयतन है तो ऊपर भी क्या लिखूंगा, आयतन लिखूंगा। बताओ आयतन कितना लिखूंगा बेटा, 1 मोल है। और 1 मोल कितना आयतन घेर लेती है, 22.4। कितना लीटर आयतन घेरती है बेटा, 1 मोल जो है वो 22.4 आयतन जो है वो क्या करती है, घेर लेती है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, बड़े आगे। फिर तो हमें क्या निकालना है, CO2 का आयतन निकालना है। और अगर हम CO2 का आयतन निकालेंगे तो फिर क्या आयतन आएगा, गुणा कर दूं डायरेक्टली। तो 9 इंटू क्या करूंगा बेटा, 9 इंटू कितना हो गया 22.4 और डिवाइडेड बाय कितना है तो 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है वो कितना आ गया बेटा, 100 आ चुका है। ठीक है, गुणा कर दो 9 इंटू 22.4 में और उसको डिवाइड कर दो किससे, 100 से। ठीक है, किससे डिवाइड कर दो, 100 से। तो 100 है तो 2 पॉइंट आगे लगा दूं तो ये 0.224 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू पॉइंट या 0.22 कितना हो गया 4। अब इसका आप क्या कर दो गुणा, तो 9 4 जा कितना हो गया 6, फिर 9 2 जा कितना हो गया बेटा 18 और 3 तो कितना आ गया 1, फिर 18 और 2 कितना हो गया 20, 1 2 3 के बाद मतलब 2.016 लीटर आ जाएगा CO2 का द्रव्यमान। मतलब सही आंसर जो है वो हमारा कौन सा हो गया भाई, सी हो गया। ठीक है, आसान है भाई, बहुत आसान है। और सेकंड लास्ट ईयर भी उसने इसी से क्वेश्चंस पूछा भी है ना। ये भी देखो एक PYQ एक और ये पूछा था आपसे कि इसमें 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है बेटा। कब पूछा है ये आपसे, 2015 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है वो, मैग्नीशियम कार्बोनेट के 20 ग्राम नमूने को गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तथा 8 ग्राम जो है वो क्या मिल रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नमूने में MgCO3 की शुद्धता का प्रतिशत क्या होगा, शुद्धता प्रतिशत का। तो या तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था बेटा, याद हो आपको, तो ये डायरेक्टली आप इसके यूज, तो हमें शुद्धता प्रतिशतता निकालनी है। तो हमें शुद्ध अभिकर्मक का द्रव्यमान चाहिए और नमूने का द्रव्यमान चाहिए, है ना, दोनों चीजें चाहिए। क्या चाहिए हमें, शुद्ध का द्रव्यमान भी चाहिए और इम्प्योर वाले का भी द्रव्यमान चाहिए। तो जो भी दिया होगा वो तो हमेशा किसका होगा, अशुद्ध का ही होगा। जो भी दिया होगा सैंपल का वो हमेशा किसका होगा बेटा, अशुद्ध का ही होगा। ठीक है, जो भी दिया होगा वो हमेशा किसका होगा, अशुद्ध का ही होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, ये जो है ये नमूने का द्रव्यमान जो है ये कौन सा, अशुद्ध नमूने का ना, ये और इजीली हो जाएगा आपके लिए कि एक शुद्ध देखना है मुझे और एक क्या देखना है, अशुद्ध। फिर हमने बोला जो भी दिया होगा वो तो हमेशा किसका होगा, इम्प्योर सैंपल ही होगा। जो भी दिया होगा वो हमेशा किसका होगा, इम्प्योर। तो आपके पास में अशुद्ध का तो द्रव्यमान आ गया है ना, जो भी दिया है वो किसका होगा, अशुद्ध का ही। तो अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान आपके पास में है और अशुद्ध नमूने का जो द्रव्यमान है बेटा वो कितना है आपके पास में, अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान आ गया आपके पास में कितना, 20 ग्राम। अब मुझे ये निकालना है क्या, अब मुझे निकालना है किसको बेटा, शुद्ध नमूने का द्रव्यमान, कि शुद्ध जो सैंपल है उसका कितना द्रव्यमान है। तो शुद्ध का तो द्रव्यमान हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, वो कभी भी आपको गिवन नहीं होगा। तो शुद्ध वाले का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो हमने बोला था कि जो शुद्ध अभिकर्मक है वही उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो उत्पाद का निर्माण हो किससे रहा है, शुद्ध अभिकर्मक से। शुद्ध अभिकर्मक ही हमेशा क्या करेंगे, उत्पाद का निर्माण। शुद्ध अभिकर्मक से क्या बन रहा है, उत्पाद। तो उत्पाद का मात्रा, क्वांटिटी आपको दी है बेटा, देखो कितनी दी है, 8 ग्राम क्या दिया है, MgO दिया है। तो ये 8 ग्राम MgO किससे बन रहा होगा, 8 ग्राम MgO किससे बन रहा होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो शुद्ध MgCO3 से ही बन रहा होगा।
मतलब अगर हम रिएक्शंस लिखे बेटा इसकी, तो रिएक्शंस क्या बनेगी इसकी, ये रिएक्शंस हो गए हमारी MgCO3, और ये MgCO3 बना रहा है किसको, MgO प्लस किसको बना रहा है बेटा, CO2 को। इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब उसने दे दिया है कि MgO जो बन रहा है वो कितना है बेटा, 8 ग्राम दिया। तो सर मैं MgCO3 का द्रव्यमान क्यों निकालूं, क्योंकि शुद्ध कितना है ये पता करना है, अशुद्ध का तो दिया है आपको, तो शुद्ध कितना है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम प्रतिशतता आसानी से निकाल लेंगे। अब ये शुद्ध कितना होगा ये किससे पता चलेगा, तो हमें हमेशा समीकरण से ही निकालना है शुद्ध हमेशा, ठीक है। तो MgO का क्या लिख लो आप, द्रव्यमान 16 24 कितने हो गए बेटा, ये 40 ग्राम हो गया, है ना। और MgCO3 का भी क्या निकाल लो आप, द्रव्यमान, तो ये आएगा आपका 84 ग्राम के करीब। तो इसका हम क्या निकाल ले, द्रव्यमान। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से आप निकाल लोगे शुद्ध MgCO3 कितना है, क्योंकि ये उसी से बन रहा है, ये MgO इसी से बन रहा है। क्या करूंगा, क्रॉस, ये हो गया 8 इंटू कितना हो गया बेटा, 84 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 40। इसको काट भी दूं तो 8 पंजे कितना हो गया बेटा, 40। मतलब आ गया आपके पास में 84 डिवाइडेड बाय 5। आगे यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में शुद्ध जो है वो आ गया, हमारे पास कितना आया है, 84 डिवाइडेड बाय कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रतिशतता निकालनी है। तो शुद्धता प्रतिशतता निकालनी है अगर हमें, है ना, तो शुद्धता प्रतिशतता बराबर ऊपर तो हमें क्या लिखेंगे, शुद्ध का द्रव्यमान। शुद्ध हो गया आपके पास में कितना, 84 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 5, गुणित कितने से करते हैं हम यहाँ पर, 100 से। और अशुद्ध जो है वो कितना है आपके पास में, 20 ग्राम। तो ये हो गया 20 पंजे कितना हो गया बेटा, 100, और ये 5 से 5 भी क्या हो गया, कैंसल। तो ये आ गया आपके पास में कितना, 84%, ठीक है। कितना आ गया बेटा, 84%, मतलब सही आंसर है हमारा कौन सा, ए, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, और पूछा भी है कब, ये बेटा 2015 में, है ना। लास्ट ईयर भी अगर आप देखें 2022 में भी इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो, और इससे क्वेश्चंस भी क्या है, लगातार वो पूछता भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चीजें हैं, यील्ड कंसेप्ट, क्वांटिटी, मात्रा, है ना, किस तरह से चीजें जो है वो प्रेजेंट है। तो यील्ड जो है वो क्या है बेटा, क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, अमाउंट होती है, ठीक है। तो एक आप निकालोगे क्या इसमें, सैद्धांतिक, है ना, है ना, एक जो है वो क्या निकालोगे बेटा, सैद्धांतिक, और एक यील्ड निकलेगी। एक यील्ड मतलब क्या है, क्वांटिटी, अमाउंट, मात्रा है बेटा ये, ना। तो एक वास्तविक निकलेगी और एक क्या निकलेगी बेटा, सैद्धांतिक, है ना। सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, है ना। तो थ्योरेटिकल वर्ड आसानी से याद हो जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ बेटा, ना। नहीं तो आप लिख सकते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, सैद्धांतिक। तो एक है जो यील्ड निकलेगी आपकी, कौन सी बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड निकलेगी, मात्रा निकलेगी, ठीक है। अब ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये क्या है, तो थ्योरेटिकली मतलब जो अभी तक हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, मतलब आप इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये किस पर आधारित होगी, ये रस समीकरण मिति पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी बेटा, ये रस समीकरण मिति पर जो है वो क्या होगी, ये आधारित होगी। तो ये आपको निकालना पड़ेगी, रस समीकरण मिति पर आधारित होगी। अभी अपन डिटेल में आएंगे और आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। दूसरा जो है वो मैं क्या बोल रहा हूं कि वास्तविक में कितनी यील्ड है, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड, वास्तविक। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, एक्चुअल यील्ड, वास्तविक यील्ड है। वास्तविक मतलब क्या, देखो अभी जैसे हम रिएक्शंस करवा रहे थे कि CaCO3 जो है वो परिवर्तित हो रहा था किसमें, CaO में, है ना। तो हमने क्या लिया था, एक CaCO3 है और ये परिवर्तित हो रहा था किसमें, CO प्लस किसमें, CO2 में। तो ये गणना के माध्यम से हमने निकाल लिया। मान लो जैसे अभी हमने निकाला था कि अगर ये कितना था, 200 ग्राम, 200 ग्राम का शुद्धता प्रतिशत आया था हमारे पास में कितना, 180 करके आ रहा था। या मान लो ये कितना है, 10 ग्राम ले लेता हूँ, ये जो है ये कितना है बेटा, 10 ग्राम है। तो इस 10 ग्राम से ये जो CaO बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया है इसमें, है ना।
ये जो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, मतलब ये पहला कंसेप्ट हो गया। कौन सा बेटा? थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया कि आप समीकरण लिखो और उससे कैलकुलेट कर लो। लेकिन वास्तव में ये जो रिएक्शंस हो रही है ये मैं किसी सिस्टम में करवाऊंगा रिएक्शन, और जब मैं इस सिस्टम में ये अभिक्रिया करवाऊंगा तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है कि नहीं भाई। इसको डिकम्पोज करने के लिए हीट की, उष्मा की जरूरत पड़ रही है। अगर उष्मा कम ज्यादा करूंगा तो बनने वाले उत्पाद की मात्रा भी तो कम ज्यादा हो जाएगी। मतलब थ्योरेटिकल तो हम आइडियल मान के चलते हैं कि इतना ही हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये जो अभिक्रिया हो रही है ये कंडीशन पर भी तो निर्भर कर रही है, परिस्थिति पर भी क्या कर रही है बेटा, निर्भर कर रही है। और अगर परिस्थिति निर्भर चेंज हो गई तो फिर उस कंडीशन में उसकी मात्रा भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। मतलब ये जो है ये किस पर आधारित है, ये वाली जो चीजें हैं ये प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये किस पर आधारित है बेटा, ये चीजें जो है ये प्रयोग पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। तो क्या एक्सपेरिमेंट करवाएगा हमसे एग्जाम हॉल में बैठ के, क्या हमसे एक्सपेरिमेंट करवाएगा? नहीं। मतलब ये वैल्यू ऐसी है बेटा जो आपको हमेशा गिवन होगी, दी हुई होगी, है ना। ये जो मान होंगे ये हमेशा ही क्या होंगे, आपको दिए हुए होंगे। ठीक है, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि वास्तव में थ्योरेटिकली कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए और एक्चुअल में कितना बन रहा है। तो इसके आधार पर हम क्या निकालते हैं, यील्ड, परसेंट यील्ड निकाल लेते हैं। या फिर ये क्या है, दक्षता है उस अभिक्रिया की कि वास्तव में कितना उत्पाद निर्माण हो रहा है और कितना उत्पाद का निर्माण होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दक्षता बोलते हैं, है ना। तो इसी का एक और नाम होता है परसेंट इफिशियंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षता। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ ले, दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, सेम टू सेम कंसेप्ट। प्रतिशतता निकाल रहा हूं तो पहले गुणा कर दूं कितने का बेटा, 100 का। प्रतिशतता निकाल रहे हैं तो गुणा कर देंगे हम कितने का, 100 का। अब इसमें दो चीजें आ गई, तो एक जो है वो कौन सी है, एक्चुअल यील्ड है। एक जो है वो कौन सी है बेटा, वास्तविक यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है। और एक जो है वो कौन सी है बेटा, थ्योरेटिकल है। एक जो है वो कौन सी है बेटा, तो एक यील्ड जो है वो कौन सी है, थ्योरेटिकल यील्ड है। दोनों की वैल्यू पता हो जाए, आप क्या निकाल सकते हो, आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं बेटा, प्रतिशतता आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसकी सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड आप रस समीकरण मिति पर आधारित है तो उसकी गणना आप करेंगे, लेकिन एक्चुअल यील्ड, वास्तविक जो है अवधारणा, वो आपको गिवन होगी। वास्तविक चीजें आपको हमेशा क्या होगी बेटा, गिवन होगी। करें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही आसान सा और एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए बेटा, क्या हो सकता है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी ना। अभिक्रिया दे दी है उसने कि 2A से क्या बन रहा है, 3B। और यदि A के कितने मोल हैं बेटा, 10 मोल है, और A के 10 मोल से B के 5 मोल उत्पन्न होते हैं, तो इस अभिक्रिया की दक्षता प्रतिशतता ज्ञात कीजिए कि वास्तव में कितना हो रहा है और कितना होना चाहिए। तो हमें दो चीजें गिवन होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, अभिक्रिया हो रही है और इस अभिक्रिया की सहायता से हमें निकालना है। तो अभिक्रिया ये हो रही है कि दो जो A है वो परिवर्तित हो रहे हैं किसमें बेटा, 3B में, है ना। 2A किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, 3B में। और 2A में से A के कितने मोल है, 10, मतलब ये दे दिया है आपको कितने, 10 मोल दे दिया है। और B के जो मोल है वो कितने उत्पन्न हो रहे हैं, 5 मोल उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, B के जो है वो कितने मोल उत्पन्न हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे 5 मोल उत्पन्न हो रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है इसमें, एक तो थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए हमने डैश लगा दिया कि थ्योरेटिकली बी के कितने मोल उपस्थित या कितने मोल बन रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आपको एक्सपेरिमेंटली उसने दे दी ये चीजें। तो क्या करूंगा, मोल है तो ऊपर भी मोल लिखूं, इसमें भी ऊपर क्या लिखूंगा बेटा मैं, मोल। तो अगर मुझे क्या निकालना है, थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए तो हम रस समीकरण मिति पर आधारित है। तो क्या करूंगा, 10 गुणित कितना हो गया बेटा, 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2। ये 2 से काट दिया तो कितना हो गया, 5 और 3 कितने हो गए बेटा, 15 मोल आ गए। देख रहे हो,
15 मोल थ्योरेटिकली क्या है, बनना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली एक्चुअल में यील्ड जो है वो आपको गिवन है, और एक्चुअली यील्ड जो है वो कितनी है बेटा, एक्चुअली यील्ड गिवन है आपको, कितनी बन रहे हैं, सिर्फ 5 मोल ही बन रहे हैं वास्तव में। मतलब देख रहे हो, अगर परिस्थिति अभिक्रिया की कुछ चेंज हुई होगी तो उसके कारण ये इतनी सारी चीजें जो है वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई हमारे पास में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दक्षता प्रतिशतता। तो अगर मैं दक्षता प्रतिशतता निकालूं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो थ्योरेटिकल और एक क्या है, एक्चुअल। तो एक्चुअल यील्ड जो है वो एक तो कौन सी हो गई बेटा, एक्चुअल यील्ड, और एक जो है वो मैं कौन सी लिखूंगा, थ्योरेटिकल यील्ड, है ना। प्रतिशतता है तो गुणा कर दो कितने से, 100 से। बताओ, तो एक्चुअल यील्ड जो है वो कितनी आ रही थी आपके पास में, 5। थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट करी तो कितनी आ गई बेटा, वो 15, गुणित कितना हो गया, 100। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 15, गुणित कितना हो गया, 100। तो ये हो गया 5 से अगर इसको कैंसिल कर दे तो 3, और 3 को 100, तो ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 3। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 33.3% के करीब आ रहा है, 33.33%। मतलब आंसर हो गया आपका कौन सा, ए वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। दक्षता मतलब क्या, कि वास्तव में वो कितना निर्माण कर रहा है, और थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया तो बी के कितने मोल बनना चाहिए थे, 15 मोल बनना चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि उसके कितने मोल बन गए, 5 ही बने। तो उस अभिक्रिया के होने की दक्षता कितनी है, उस अभिक्रिया के होने की दक्षता कितनी है, वो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा इतना। इसके बाद में देखते हैं हम क्या है, दो चीजें और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। तो पूरा ध्यान आपका कहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान जो है वो बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसके इंग्लिश वर्जन भी लिख रहा हूं। एक है आपके पास में क्या, सीमाकारी। सीमाकारी का मतलब होता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोले हम इसको, लिमिटिंग रिएजेंट। इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना अपन, लिमिटिंग रिएजेंट, LR। ठीक है, एक होता है आधिक्य, एक्सेस रिएजेंट। एक जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्सेस रिएजेंट बोल रहे हैं। एक लिमिटिंग रिएजेंट है और एक जो है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या चीजें होती होगी, है ना, क्या चीजें होती होगी, किस तरह से हम अभिक्रिया में डिफाइन करेंगे किसको बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट को, और कैसे डिफाइन करेंगे हम किसको, एक्सेस रिएजेंट को। तो क्या होता होगा एक्चुअल में ये चीजें। ठीक है, देखें अब मान लो अगर आपके पास में क्या करना है, आपको एक कार बनाना है। क्या बनाओगे भाई, कार बनाओगे, या और इजी लेते, मान लो आपको क्या करना है बेटा, कि पेन बनाना है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपको पेन बनाना है, और आपको उसका क्या दे दिया जाए, रॉ मटेरियल दे दिया जाए, कच्चा पदार्थ दे दिया जाए। मतलब कि अगर आपको पेन बनाना है तो आपको क्या दे दिया जाए, एक पेन के पूरी बॉडी दे दी जाए, प्लास्टिक की जो पूरी बॉडी है वो दे दी जाए, और आपको उसका केप ढक्कन दे दिया जाए, एक उसकी क्या दे दिया जाए, बॉडी, और एक जो है वो क्या दे दे, आपको रिफिल दे दे। क्या दे दे बेटा, वो एक रिफिल दे दे। रिफिल जिसमें क्या होती है, स्याही प्रेजेंट होती है। तो एक उसने क्या दे दिया आपको, रिफिल दे दी। तीन चीजें दे दी आपको इसको। मान लो कि आपको एक पेन बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है, तीन चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक तो केप नीब ढक्कन जो लग रहा है, दूसरा उसकी बॉडी प्लास्टिक वाली, और तीसरा जो है वो क्या दे दिया आपको, रिफिल दे दी है। ठीक है, तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको बोले कि बनाओ पेन, तो आप तो क्या बोलोगे, हाँ हमको रॉ मटेरियल दे दो, हम पेन आसानी से असेंबल कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है दे देते हैं आपको। तो उसने देना शुरू किया आपको। क्या बोल रहा है वो, उसने आपको दे दिया कैप, फिर उसने आपको दे दी क्या बेटा, बॉडी, और फिर उसने आपको दे दी क्या, रिफिल, है ना, नली दे दी आपको, रिफिल।
और बोला कि बनाओ, क्या बनाओ, पेन बनाओ। ठीक है, तो पेन जो है वो क्या करेंगे, हम फॉर्म करेंगे। पेन जो है वो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर बनाएंगे। और ये जो है ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब ये रिएक्टेंट हो गए, मतलब ये जो है वो क्या हो गए बेटा, रिएक्टेंट हो गए। और बाकी बनने वाली चीजें जो है वो क्या हो गई, आपकी प्रोडक्ट हो गई, बोल सकता हूं मैं। मतलब ये तीनों चीजें जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, अभिकर्मक को। और ये जो बन रहा है ये किसको बता रहा है, ये आपको बता रहा है किसको, प्रोडक्ट को, उत्पाद। हाँ, ये तो मतलब हुआ, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ही तो पेन है हमारा। और रिएक्टेंट जो है वो क्या है, केप है, बॉडी है, यही सब चीजें जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल हो गए आपके पास में, है ना। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, कि उसने देना शुरू किया आपको, और उसने क्या बोला कि केप जो है वो उस ले जाओ कितने, 50 ले जाओ। बॉडी जो है वो भी आपको दे दी कितनी बेटा, 50 ले जाओ, 50 ले जाओ। और रिफिल आपको दी है कितनी, 100। रिफिल कितनी दे दी है, 100। ये मटेरियल आपको दे दिया पहला केस। और आपको बोला कि जाओ पेन बना के लेकर आओ, क्या करो, पेन बना के लेके आओ, कितने पेन बनेंगे। तो आपने बनाना शुरू किया, दिख रहा होगा आपको कि 50 के 50 बॉडी। तो रिफिल कितनी यूज होगी बेटा, सिर्फ 50 ही तो रिफिल यूज होगी। और 50 रिफिल से आप क्या बना लोगे आसानी से, 50 चीजें तो बना लोगे, है ना। 50 चीजें तो आप आसानी से क्या कर लोगे, बन जाएगी। तो आपसे बोला जाए कि परफेक्टली पेन बनाना है, पेन जो है वो क्या है, परफेक्टली पूरा बनना चाहिए, है ना। तो आप बोलोगे कि कितने पेन बन गए, तो आपने बोला कि सर हमारे पास में कितने पेन बने हैं, 50 पेन बने हैं। क्यों भाई, हमने तो आपको 100 रिफिल दी थी, तो आपने 50 पेन ही क्यों बनाए, 100 पूरे बनाने चाहिए थे। तो इसका रीजन क्या हो गया कि सर रिफिल तो है हमारे पास में ज्यादा, लेकिन ये जो केप है और ये जो बॉडी है ये आपने कम दी ना। ये जो केप है और ये जो बॉडी है ये तो आपने क्या कर दी, कम दे दी। अब ये दोनों डिसाइड करेंगे, ये दोनों ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि कितना पेन प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, कितना पेन जो है प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से भी मैं एक नंबर और कम ज्यादा कर लूं, चलो, है ना, एक और जो है वो कम ज्यादा कर लूं, तो और देखते हैं क्या चीजें हो सकती। ये इतना समझ में आ गया। ये दोनों जो है वो क्या है, डिसाइड कर रहे हैं किसको, कि कितने पेन का फॉर्मेशन होंगे, है ना, कितना जो है वो क्या होगा, पेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये उतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चेंज कर लेंगे। चलो, तो आपने बोला कि 50 पेन बना तो दिए सर, लेकिन ये जो 50 पेन बने हैं ये किस पर डिपेंड कर गया, ये डिपेंड करा सर हमारे पास में जितने आपके ने रिएक्टेंट दिए हैं, क्या तीनों पे चीजें डिपेंड करी, क्या तीनों पर चीजें डिपेंड करी बेटा, नहीं। किस पर डिपेंड कर गई, ये सिर्फ, ये किस पर डिपेंड करी है, ये 50 पेन बने हैं ये किसने डिसाइड कर दिया, ये 50 पेन बने हैं ये किसने डिसाइड किया, केप और बॉडी ने डिसाइड किया। मतलब ये प्रोडक्ट कितना बना है ये इन दो रिएक्टेंट ने डिसाइड कर दिया, इन दोनों रिएक्टेंट ने क्या कर दिया बेटा, डिसाइड कर दिया है। चलो ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपने 50 पेन बनाए, मैंने आपको 50 केप दी, 50 जो है वो क्या बोल दी, प्लास्टिक की बॉडी, पेन की बॉडी दे दी, और 100 जो है वो रिफिल दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने प्रोडक्ट बने, तो आपने बोला कि 50 जो है वो प्रोडक्ट बने हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा सुने, अब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में कौन से रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं, कौन से रिएक्टेंट जो है वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो आप बोलोगे रिएक्टेंट मतलब यही, या कौन सा सब्सटेंस खत्म हो चुका है, तो आप बोलोगे केप और बॉडी जो है वो हमने क्या करी, पूरी यूज कर ली, केप और बॉडी जो है वो हमने क्या कर ली, पूरी यूज कर ली है। ठीक है, मतलब केप और बॉडी आपके पास बची क्या, नहीं बची। अब मैं तीसरा क्वेश्चन मेरा, कि आपके पास में अभी और क्या पदार्थ बचा हुआ है, तो आप बोलोगे हमारे पास में रिफिल बची हुई है। अब मैं पूछूं आपसे कि कितनी रिफिल बची हुई है, तो आपने क्या करा, लिमिटिंग रिएजेंट से देख लिया, ये जो है केप और बॉडी से, इससे आपने ऑब्जर्व किया कि 50 यूज कर ली तो 100 में से 50 माइनस की, तो आप बोल दोगे कि सर हमारे पास में 50 जो है वो क्या है, रिफिल अभी भी बची हुई है ना। तीन चीजें हो गई बेटा, पहली चीज ये दोनों खत्म हो गई है, और ये जो दोनों खत्म हो गए पूरे कंज्यूम हो गए, इनने डिसाइड कर दिया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो ये जो डिसाइड करने वाले हैं, ये जो डिसाइड करने वाले हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं।
ये दोनों क्या कहलाए हमारे, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाए। और एक एक्स्ट्रा चीजें बची हुई है तो इसको हमने बोल दिया आधिक्य में है ये, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सेस रिएजेंट बोल दिया। तो अब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है हमारा कौन, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान पूरी तरह से कंज्यूम, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, एक्सेस रिएजेंट वो होते हैं जो अभी भी अभिक्रिया के मिश्रण में उपस्थित होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी भी अभिक्रिया के मिक्सचर में उपस्थित होता है। तो जो अभिक्रिया के दौरान पूरी तरह से उपयोग हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना, सीमाकारी होगा। और जो अभिक्रिया के दौरान क्या हो, बचा हुआ रह जाए, रिमेनिंग रहे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सेस रिएजेंट कहलाते हैं। चल एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, दूसरा केस में बोल रहा हूं। अब आपको फिर से बुलाया गया है और आपको बोल दिया है कि आप 100 जो है वो क्या ले जाओ, केप ले जाओ। ठीक है, 100 जो है वो क्या ले जाओ, केप ले जाओ। और आपको बोल दिया कि 100 जो है वो क्या ले जाओ, आप बॉडी ले जाओ, है ना। और आपको बोल दिया है कि 90 जो है वो क्या ले जाओ, आप रिफिल ले जाओ और मुझे पेन बना के लाके दो। क्या करो आप, मुझे पेन बना के लाके दे दो। तो आपने शुरू किया काम, पेन कितने बने, तो प्रोडक्ट जो है वो आपने बोला कितने बन रहे होंगे, 90 बन रहे होंगे टोटल, क्योंकि पेन तो कंप्लीटली चाहिए हमें और कंप्लीटली पेन में सारी चीजें प्रेजेंट होगी, तो आपने बोला 90 बन रहे हैं सर। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करूं, अगर ये 90 बन रहे हैं तो फिर वही 3 सवाल हमारे, क्या कि इनमें से कौन सी चीजें जो है वो प्रेजेंट है। तो आपने रिएक्शंस का मिक्सचर लिया तो 100 तो ये दोनों हो गए और 90 जो है वो कंज्यूम हो गया। तो अब इसमें एलआर कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, कौन खत्म हो गया, खत्म हो गया आपकी कौन सी, रिफिल। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, सीमाकारी अभिकर्मक को, जो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएंगे। अब आप बोलोगे कि 100 में से 90 तो यूज हो गई, 10 अभी भी बचे हुए हैं, तो ये क्या हो गया आपके एक्सेस रिएजेंट, ये भी क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो कितना पेन बना किसने डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया। कितने पेन बने ये कितने डिसाइड कर दिया, आपकी बार रिफिल ने। तो रिफिल जो है वो क्या हो गई आपकी, लिमिटिंग रिएजेंट हो गई, रिफिल जो है वो क्या हो गई बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब आपको एक से अधिक उत्पाद या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अभिकर्मक की क्वांटिटी मात्रा दी हो, तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि जब मैं स्टोइचियोमेट्री रस समीकरण मिति लगाऊंगा तो किसकी सहायता से गणना करूंगा, किसकी सहायता से क्या करूंगा बेटा, गणना करूंगा। अभी तक तो ये था कि सिर्फ आपको एक ही अभिकर्मक या एक ही उत्पाद की वैल्यू गिवन थी, कितने की थी, सिर्फ एक ही अभिकर्मक या एक ही उत्पाद की वैल्यू जो है वो क्या थी, आपको गिवन थी। और अगर एक ही की वैल्यू गिवन थी तो फिर हमें सोचना ही नहीं, क्योंकि वही डिसाइड कर देगा कितना उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर एक से अधिक अभिकर्मक का सांद्रण, मोल, द्रव्यमान दिया हो तो फिर उनमें से कोई एक डिसाइड करेगा, उनमें से कोई एक डिसाइड कर देगा कि कितना उत्पाद बनेगा। तो हमें सारी गणना किसकी सहायता से करना है, अब हमें सारी गणना लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से कैलकुलेट करना पड़ेगी। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से कि क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमारे पास में 2 वर्ड आ गए बेटा, कौन कौन से वर्ड आ गए आपके पास में, एक आ गया आपके पास में लिमिटिंग रिएजेंट, सीमाकारी अभिकर्मक। और सीमाकारी अभिकर्मक क्या होते हैं, तो वह होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान, क्या बोल सकते हैं हम, जो अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के दौरान क्या होते जाएंगे, ये खत्म हो जाते हैं। और जो अभिक्रिया के दौरान खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, सीमाकारी। और एक जो है वो क्या है बेटा, एक्सेस रिएजेंट, आधिक्य अभिकर्मक। आधिक्य क्या होते हैं,
ये कौन से हो गया बेटा आपके सीमाकारी अभिकर्मक, और ये जो है वो अब हम क्या लिख रहे हैं, आधिक्य लिख रहे हैं। अब आधिक्य अभिकर्मक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के दौरान खत्म कंज्यूम नहीं होते हैं। तो जो अभिक्रिया में बचे हुए होते हैं, जो अभिक्रिया में क्या होते हैं, बचे हुए होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होते हैं, ये अभी भी बचे हुए होते हैं। तो कभी कभी वो ऑप्शन क्या बनाएगा, देखो जैसे ये वाला केस था हमारा सेकेंड वाला, तो कभी कभी वो ऑप्शन में ये भी बना देगा कि इसमें क्या क्या चीजें बन रही है। तो एक तो उत्पाद बनेगा, और कौन कौन सी चीजें उपस्थित होगी, तो एक्सेस रिएजेंट भी जो है वो क्या होते हैं बेटा, अभिक्रिया के दौरान उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। समराइज कर दो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो जब एक से अधिक अभिकर्मक की इंफॉर्मेशन जानकारी आपको दी हुई है, तो उनमें से कोई एक अभिकर्मक डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा कि कितना उत्पाद का निर्माण होगा, और उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, सीमाकारी अभिकर्मक। जितनी भी गणनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीमाकारी अभिकर्मक की सहायता से ही करना है आपको। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट जो है वो अभिक्रिया के दौरान कंज्यूम नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, वो अभी भी बचे हुए रहेंगे। ठीक है भाई, और आसान करते हैं, एक थोड़ा सा क्या लेते हैं हम इसका क्वेश्चंस, और उसकी सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सारी चीजें निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। थ्योरेटिकल है, अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा, है ना। क्या है बेटा, थ्योरेटिकल है, अभी तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो AlCl3 Al के 5 मोल और Cl2 के 6 मोल की प्रतिक्रिया से बनता है। प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया, हाँ? किससे बन रहा है बेटा, ये अभिक्रिया से बन रहा है। इनके बीच में क्या हो रही होगी बेटा, अभिक्रिया हो रही होगी, और अभिक्रिया भी दे दी उसने। तो अभिकर्मक फिर अतिरिक्त मतलब जो एक्सेस रिएजेंट है वो, और AlCl3 का मोल ज्ञात करें। देखो जो जो पूछ सकता था वो सब आ गया इसमें ना, जो जो पूछ सकता था वो, और अपन तो सारी चीजें निकाल लेते। तो पहली चीज हमने क्या करा, अभिक्रिया लिखी। तो अभिक्रिया दिख रही है हमें 2 एल्यूमिनियम प्लस जो है वो क्या दिख रहा है हमें, 3Cl2 है। 2 अभिकर्मक है, और क्या आ गया बेटा, 3Cl2। पूरा ध्यान इधर ही, एक ही क्वेश्चन, सब समझ में आ जाएगा बेटा इसमें। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर है फिर आपको। और बन रहा है ये क्या, 2, क्या बन रहा है बेटा, AlCl3 जो है वो बन रहा है। अब की बार उसने क्या किया, एल्यूमिनियम के 5 मोल दे दिए आपको, तो इसके मोल दे दिए हैं कितने, 5 मोल, और क्लोरीन के भी आपको मोल दे दिए हैं कितने, 6 मोल दे दिए। मोल दिया है तो स्टैंडर्ड भी मैं क्या लिख दूं, इसका मोल लिख दूं 2। ठीक है, और AlCl3 के भी क्या पूछ रहा है, वो मोल ही निकालना है, तो इसके भी क्या लिख दूं, मैं मोल लिख दूं। अब देखो हमें पता है कि हमें सीधा सब क्या करना है, क्रॉस करना है। अब अगर देखो मैं क्रॉस करूं तो क्या कर सकता हूं, क्रॉस मैंने करा, पहले एल्यूमिनियम से निकाल लिया, तो 5 गुणित 2 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, 2, तो कितने आ गए, 5। और इससे अगर मैं करूं तो फिर में क्या आ जाएगा, 6 गुणित 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3, तो कितने आ गए, 4। देख रहे हो आंसर ये अलग अलग आ गए ना, कि अगर मैं एल्यूमिनियम की सहायता से सॉल्व करूं तो 5 मोल आएंगे LCl3 के, लेकिन क्लोरीन की सहायता से सॉल्व कर रहा हूं तो 4 मोल आ रहे हैं, गलत आ रहा है। तो अलग अलग चीजें आना शुरू हो रही है। तो अब हमें क्या देखना है कि कौन निर्धारित करेगा, कौन निर्धारित करेगा कि कितनी चीजें होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें एक एक्स की वैल्यू निकालना है बेटा। क्या करना है, हमें एक एक्स की वैल्यू निकालना है, जो निर्धारित कर देगा आपका कि कितना, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट और कौन नहीं। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एक है आपके पास में दिया गया मान होगा, जैसे यहाँ पे दिया है 5 मोले और 6 मोले, और एक हमारे पास में क्या है, स्टैंडर्ड वाली वैल्यू भी तो होती है। ठीक है, तो एक रस समीकरण मिलती है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम किससे बेटा, दिए गए से, और डिवाइड कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है मुझे, तो एक्स की वैल्यू निकाल लूँ मैं दोनों के लिए, एक्स की वैल्यू निकाल लूँ दोनों के लिए। तो यहाँ पर हो गया, ये दिया गया कितना 5, और स्टैंडर्ड कितना मोल दिख रहा है बेटा हमें 2, तो ये आ गया आपके पास में कितना 2.5,
और इस क्लोरीन के लिए x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ गया बेटा, दिया गया कितना है 6, और रस समीकरण मिति कितनी आ गई 3, तो ये आ गया कितना बेटा 2। मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 2 वैल्यू आ गई है। एक x की वैल्यू जो है वो 2.5 है और एक x की वैल्यू है कितनी 2। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर एक से अधिक अभिकर्मक की जानकारी दी है तो कोई एक अभिकर्मक एलआर होगा और वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो मुझे सारी गणना AlCl3 का जो मोल निकालना है वो उसी की सहायता से निकालना पड़ेगा, है ना। अब इसलिए हमने निकाल लिया है, तो जो कम है वो एलआर है, जिसमें x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए बेटा, कम। तो जिसमें x की वैल्यू कम है वो क्या कहलाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और जिसमें x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए ज्यादा, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। तो 2.5 वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, 2 से। मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, और जो Cl है वो क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक बार अगर हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट आ जाए, एक बार अगर हमारे पास में क्या आ जाए बेटा, वैल्यू पता चल जाए हमें किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की, तो बाकी सारी गणनाएं हम अब किसकी सहायता से करेंगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो जब आपके पास में लिमिटिंग रिएजेंट आ जाए तब सारी गणनाएं आपको किसकी सहायता से करना है, लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला हमने ये देख लिया कि अतिरिक्त एक्सेस रिएजेंट कौन है, तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है पूछता तो क्लोरीन बोल देते। 2 क्वेश्चन पूछ सकता था, दोनों सोल्व हो गए। एक क्या बोला हमने, एक्सेस रिएजेंट, और एक क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। आधिक्य अभिकर्मक और सीमाकारी अभिकर्मक आ गए। तीसरी चीज आपसे क्या पूछ सकता है कि AlCl3 के कितने मोल है, वही पूछ रहा हूं। तो AlCl3 के मोल अगर मुझे निकालना है तो अब मैं क्या करूंगा, तो AlCl3 के मोल निकालना है तो अब हमें सारी गणना वही क्रॉस करना है, लेकिन करना किससे है, क्लोरीन से करना है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है किसको बेटा, AlCl3 के मोल निकालना है। बताओ, 6 इंटू क्या कर दूंगा, 2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा 3, तो ये 3 2 6 और 2 से 2 कितना आ गया बेटा 4 मोल आ गया। तो ये आ गया AlCl3 के जो मोल है वो कितने आएंगे बेटा, 4 मोल होंगे। ठीक है, 4 मोल होंगे। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या क्या चीजें पूछ सकता है। अगर आपसे पूछता कि फाइंड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, आपसे पूछ लेता फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, या AlCl3 के क्या पूछ लिया उसने, मोल, AlCl3 के क्या पूछ लिया बेटा, मोल पूछ लिए। ये हो गया, इतना इतना तो आसानी से निकाल लिया हमने। क्या हो गया हमारे पास में कि एक्सेस रिएजेंट जो है वो कौन है वो हमने पता कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो हमने पता कर लिया, AlCl3 के मोल कितने आ रहे हैं वो भी हमने पता कर लिया। अब आपसे ये पूछ सकता है कि एक्सेस रिएजेंट है तो सही, अभिक्रिया के दौरान बचा हुआ तो रहेगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता कि अभी भी अभिक्रिया के मिक्सचर में कौन कौन उपस्थित है, तो आप बोलते हैं कि अभी भी अभिक्रिया के मिक्सचर में कौन कौन उपस्थित होते हैं, एल्यूमिनियम होगा और AlCl3 उपस्थित होगा, है ना, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरी तरह से क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, कंज्यूम हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सेस रिएजेंट आधिक्य अभिकर्मक बचा तो है, लेकिन कितना बचा हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, आधिक्य रिएजेंट जो है वो बचा हुआ तो है, लेकिन कितना बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है, कैसे निकालेंगे, तो जितने अभिकर्मक ने अभिक्रिया कर ली उसके बाद में हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एक्सेस रिएजेंट के क्या निकालना है हमें, बचे हुए मोल। देखो जितना पूछ सकता है सारी चीजें कर रहे हैं। एक्सेस रिएजेंट के क्या निकालना है आपको, बचे हुए मोल निकालना है। तो बचे हुए मोल में कैसे पता चलेगा, तो जितने दिए हो, मतलब प्रारंभिक मोल देख लो आप, क्या देख लो बेटा, प्रारंभिक मोल देख लो और उसमें से माइनस कर लो किसको, जो रिएक्ट कर चुके हो, जो क्रिया कर चुके हो, जो क्या कर चुके हो, रिएक्ट कर चुके हो, जो क्रिया कर चुके हो। तो जो क्रिया कर चुके होंगे वो तो परिवर्तित हो चुके होंगे किसमें,
जो क्रिया कर चुके होंगे वो तो परिवर्तित हो चुके होंगे ना बेटा, किसमें, उत्पाद में परिवर्तित हो चुके होंगे। ठीक है, ठीक। अब ये कितने क्रिया कर चुके हैं ये कैसे निकालूं? तो क्रिया कर चुके हुए निकालने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, इसको भूल जाओ क्योंकि हमें नहीं पता ना इसने कितने करे, तो वही जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे क्रॉस करके आप निकाल लो। ठीक है, जो लिमिटिंग मोल है उससे क्या करो आप क्रिया करके निकाल लो। चलो, तो प्रारंभिक मोल तो हमें दिख रहा है कितने, 5 है। अब क्रिया कर चुके कैसे निकालूंगा, तो क्रॉस करके 6 इंटू कितना हो गया बेटा 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3, ये आ गया 6 इंटू ये किया क्रॉस ये, तो इसकी सहायता से हमने निकाल लिया। तो 5 मोल दिए थे प्रारंभ में, लेकिन क्रिया कितने कर चुके हैं वो दिख गया हमें, 3 2 6 2 2 4, मतलब 5 माइनस कितने हो गए 4, मतलब अभी भी 1 मोल जो है वो एक्सेस रिएजेंट का बचा हुआ है। अभी भी 1 मोल जो है वो एक्सेस रिएजेंट का क्या है बेटा, बचा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखना है, इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। जितने पूछ सकता था वो हमने सारी चीजें देखी, किस तरह से क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो, अगर ये सब कुछ क्लियर है तो अब आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। खेल जो है वो किसका है बेटा, क्वेश्चंस का ही है। आप क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें आसानी से। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने। ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ, तो अभिक्रिया हमारे पास में बन रही है क्या, Zn प्लस Fe है, प्लस क्या दे रहा है वो 2S है, और ये बना रहे हैं किसको, Zn Fe और S2 को बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है ZnFeS2, यानी कि इसके क्या निकालना है बेटा, मोल निकालना है। मोल निकालना है तो ऊपर भी मोल लिखूंगा, पहले तो रिएक्शन बैलेंस दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। हाँ, अब क्या क्या दिया है वो लिख लेते हो। तो 3 मोल है जिंक के, इसके कितने मोल है बेटा, 3 मोल है। सल्फर के कितने हैं, 5 मोल है। और Fe के कितने हैं, 4 मोल है। अब देखो तीनों की इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसके हम स्टैंडर्ड भी लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा हम, मोल लिखेंगे बेटा। चलो, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, कौन कितना डिसाइड करेगा, इसके लिए मुझे वैल्यू जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्स की। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय कितना एल, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय कितना 1, और ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 2, है ना। इसका स्टैंडर्ड कितना होगा, 2 होगा इसका। तो 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू अगर आप देखें तो ये तो 3, ये कितना आ रहा है 4, और ये आ रहा है आपके पास में कितना बेटा 2.5 आ रहा है। तो अगर 2.5 है तो आप समझ गए होंगे, फिर ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को। तो ये जो है ये क्या आ गया आपके पास में, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अगर एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए तो हमें सारी गणना जो है वो किसकी सहायता से करना है, लिमिटिंग रिएजेंट सीमाकारी अभिकर्मक से करना है। ठीक है, चलो, तो सीमाकारी अभिकर्मक की सहायता से गणना कर लेते हैं। किसके निकालना हमें, ZnFeS2 के क्या निकालना है, मोल। तो क्या करूंगा मैं, 5 इंटू इसका कितना मोल आ गया, स्टैंडर्ड लिखूंगा तो 1, ये आ गया 5 इंटू कितना 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 2, ये आ गया 2.5 मोल। डी जो है वो क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आसान है भाई, बहुत आसान है। चलो, इसको सॉल्व करो, फिर इससे रिलेटेड इसी का एक और क्वेश्चन बनाएंगे। दो मोल BaCl2 और 1 मोल है Na3PO4, और ये अभिक्रिया के अनुसार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया नहीं है यार, अभिक्रिया है। ठीक है ना, तो समझ जाओगे। तो बनने वाले का क्या निकालना है आपको, मोल निकालना है, प्रोडक्ट के मोल निकालना। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने। देखें, अब अभिक्रिया हो रही है हमारे पास में
3 जो है वो क्या है, BaCl2 है, प्लस 2 जो है वो क्या है, Na3PO4 है, और ये बना रहे हैं BA3PO4 जो है वो कितने बना रहे हैं, 2, प्लस 6 जो है वो क्या बना लिए इनने बेटा, NaCl बना लिया। मोल दिए हैं और मोल ही पूछे हैं तो मोल वाली चीजें चलने दो। हाँ, इसका स्टैंडर्ड लिखूंगा तो इसके 3 मोल और इसके कितने, 2 मोल, और इसका कितना बन रहा है बेटा, 1 ही मोल बन रहा है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, PO4 कितने, 2, Ba जो है वो 3। हाँ ठीक है, अब जो दिया है वो लिख लो। 2 मोल है किसके, BaCl2 के, और Na3PO4 का कितना मोल है, 1। तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, x की। तो ये गिवन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 हो गया है ना। 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो गया बेटा, 0.5 हो गया। और इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 के करीब जाएगा। 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा तो 0.6 के करीब चलते जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हमें पता चल गया, अब तो क्या पता चल गया हमें, कि जो x की वैल्यू कम ला रहा है वो क्या आ जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसमें x की वैल्यू ज्यादा आ जाए वो क्या हो गया आपका, एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यहाँ पर, कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेटा, जिसके x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही हो, कम आ रही हो, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब इसके क्या निकालना है आपको, मोल। तो किसकी सहायता से निकालूंगा मैं, लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से निकालूंगा। तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2। तो BA3PO4 ट्वाइस कि क्या निकालना है, मोल। तो गणना हमें किसकी सहायता से करना है, LR की सहायता। हाँ, तो ये हो गया 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2, मतलब 1/2, मतलब 0 पॉइंट कितने मोल आ गए बेटा, ठीक है, 0.5। यही किया होगा मेरे ख्याल से। चल नेक्स्ट, अब आपसे पूछ लिया कि BaCl2 कितना बचा हुआ है। क्या पूछ लिया उन्होंने, BaCl2 कितना बचा हुआ है। तो वही समीकरण हमारे पास में अभी जो लिखी थी हमने, 3 जो है वो क्या हो गया बेटा, आप सॉल्व करें ना, पॉज करके सॉल्व कर लिया करो, वीडियो को रोक दो और उसके बाद में सॉल्व करके फिर चेक कर लिया करो, क्योंकि यही तो खेल है। अगर आप सही कर पा रहे हैं मतलब आप सब कुछ सीख चुके हैं, और हमें क्या करना है, सीखना ही तो है भाई, है ना। फिर हमने इसमें x की वैल्यू भी निकाल ली थी, या x की वैल्यू छोड़ो, है ना, मैं तो डायरेक्ट लिख दूँ लास्ट में। तो इसके ये जो आ रहा था ये क्या था आपका, लिमिटिंग रिएजेंट था, और इसके मोल दिए थे आपको, है ना, वही के वही है। इसके मोल 1 है और इसके मोल जो है वो कितने हैं बेटा, 2। तो स्टैंडर्ड लिख लिया 2, है ना। अब उसने क्या बोल दिया, अब आपसे पूछ लिया कि BaCl2 के कितने मोल बचे हैं। हमें पता है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये जो है ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। और अगर ये एक्सेस रिएजेंट है तो ये अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। तो ये कितना बचा हुआ रहेगा, अभिक्रिया के दौरान जो है ये क्या होगा बेटा, बचा हुआ रहेगा। तो अब मैं ये देखूं कि ये कितना बचा हुआ रहेगा, तो कैसे निकालूंगा मैं, कितना अभिक्रिया में बचा हुआ है, ये निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ये निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो बचा हुआ क्या निकालना है आपको, BaCl2। तो इसके लिए क्या देख लो आप, प्रारंभ में कितने मोल दिए हैं, और माइनस कर दो क्या, कितने क्रिया कर चुके हैं, माइनस क्या कर दूं, कितने क्रिया कर चुके हैं। तो प्रारंभ में आपको दिए हैं कितने, 2। अब क्रिया कर चुके हैं ये आपको निकालना पड़ेगा हमेशा, मतलब इसको आप क्या करो, भूल जाओ और क्रॉस करके निकालो। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा, 2। तो ये हो गया आपके पास में 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा,
2, हाँ 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो ये आपके पास इक्वल में आ गया 2। 3/2 मतलब 1 पॉइंट कितना लिख दूं बेटा 5, और 2 में से 1.5 गया, मतलब ये भी आंसर आ रहा है कितना 0.5 मोल। तो अगेन आंसर जो है वो कौन सा है आपका बी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कीजिए सॉल्व बेटा इसको। अब ये कन्वर्जन के साथ में अगर आपने ये भी कर लिया, मतलब आप परफेक्टली स्टोइशियोमेट्री जो है वो सीख चुके हो। चलो भाई, कर लिया सॉल्व, देखें। हाँ, तो समीकरण बन रही है हमारे पास में ट्वाइस H2 जो है वो किस में, गैसियस में दिया है भाई, पूरा लिखा उसने, लिखा है तो मान सम्मान में हम भी उतना ही लिख देते हैं। और ट्वाइस जो है वो क्या है, H2O है, किस में है बेटा, ये लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर वो बोल रहा है 16 ग्राम जो है वो कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो दिया है आपको वो कितना है बेटा 16 ग्राम है, और ऑक्सीजन जो है वो कितना है 80 ग्राम है। और अभिक्रिया में पानी का मोल, मतलब H2O के क्या निकालना है, मोल, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं हमारे। अब एक से में ध्यान रखना है बेटा, जो स्टैंडर्ड लिया उसी का फॉर्मेट लिखना है ना हमें, ऐसा नहीं कि 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा 80 डिवाइडेड बाई 1 नहीं। अगर हमें पता है ना कि ये अगर मैं ग्राम में लूंगा तो ऊपर भी किस में लिखूंगा, ग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन O2 है तो 16 दूनी कितना हो गया बेटा 32 ग्राम हो गया। यही किया होगा मेरे ख्याल से, तो बताने वाली बात तो नहीं थी, ये इसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए हो। अब इसमें आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो 4 चौक कितना हो गया 16। फिर इसमें अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 80 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 32। इसमें अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 32। तो दिख ही रहा है आपको ये कितने पॉइंट में जाएगा, 32 दूनी 64, 2 पॉइंट के करीब आ जाएगा ये। और अगर 2 पॉइंट के करीब आ गया तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया कौन, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया कौन, आपका ऑक्सीजन ना। बाकी आप कैलकुलेट कर ही लोगे वैसे तो एक बार अगर हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो सारी कैलकुलेशन तो मुझे अब किसकी सहायता से करना है, बोलो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से। तो हमें क्या निकालना है, H2O के मोल निकालना है। बताओ फिर, H2O के मोल बराबर 80 गुणित, ये मोल निकालना है तो स्टैंडर्ड भी क्या लिख दूं बेटा, इसका मोल लिख दूं। ये 80 इंटू कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 32, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना हो गया बेटा 32। अब तो काटना ही पड़ेगा भाई, तो ये 2 से काट देंगे तो ये कितना हो गया 16। ये आपके पास में आ गया 80 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16, है ना। तो हाँ 16 पंजे कितना हो गया 80, मतलब H2O के मोल आ गए आपके पास में कितने, 5 मोल आ गए। ठीक है, कितने मोल आ गए बेटा 5 मोल, यही आया है। अगर यही आया है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन चल रहा है आप सभी का। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमने क्या करा, रस समीकरण मिति से संबंधित जितनी तरह से वो पूछ सकता था क्वेश्चन, वो लगभग सारी वेराइटीज जो है वो हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के साथ। अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।